डिटरमिनर्स की जरूरत ही क्यों है ना? क्यों लिखते हैं हम डिटरमिनर को? तो आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है और वही हम यहाँ करने वाले हैं। स्वर आपको पता होंगे हिंदी में क्या होते हैं, आ इ ई उ ऊ ए अ राइट। इनको हमको ध्यान में रखना है। दिस इज अ पेन, यस मैंने बोल दिया। मैं ये भी कह सकती हूँ दिस इज माई पेन, मेरा पेन है, पजेस कर रही हूँ उस चीज को, मेरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकर भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। रात के बज रहे हैं 12 और मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड। टॉपिक है डिटरमिनर्स। क्लास 10 के इंग्लिश के सिलेबस में डिटरमिनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो एक्सरसाइजेस होती है एरर डिटेक्शन एंड एडिटिंग की, उसमें डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से डिटरमिनर्स को पढ़ लेना है। मैम टॉपिक टफ है क्या? हाँ थोड़ा सा टफ तो है। वास्ट सिलेबस है इसका। हाँ ये जो है ना टॉपिक, इसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं। जैसे डिटरमिनर्स के अंदर आर्टिकल्स आ जाते हैं, क्वांटिफायर्स आ जाते हैं, न्यूमेरिक डिटरमिनर्स आ जाते हैं, सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। ओ अच्छा मैम कंफ्यूजिंग है क्या? देखो कंफ्यूजिंग तो नहीं है, लेकिन आप इसको एक वीडियो या एक ही वेबसाइट से नहीं समझ सकते, आपको काफी रिसर्च करनी पड़ती है। तो मैम आपकी वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आएगा? आ जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिसर्च कर आई हूँ। मैं सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे सेट करके आई हूँ। काफी कुछ पढ़ा है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि इसके बाद में आई एम श्योर 10th का जो बच्चा है ना, उसको अपने एग्जाम के लिए जो जो पॉइंट्स चाहिए वो मैं यहाँ लिख कर लाई हूँ। तो आपको आज ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना अगर पसंद आए तो। ठीक है, चलो वीडियो की करते हैं शुरुआत। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिटरमिनर्स आज। ठीक है, चलो सबसे पहले डिटरमिनर्स चार तरीके के मैं आपको आज समझाऊंगी, होते ही ये चार इंपॉर्टेंट है। अब आप किसी वेबसाइट पे जाओगे आपको कुछ और दिखेगा, किसी बुक में देखोगे तो कुछ और दिखेगा। मैंने बोला कंफ्यूजिंग है, बट मैं जैसे जैसे समझा रही हूँ वैसे वैसे समझते जाओ। आर्टिकल्स डिटरमिनर्स का पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, दिस दैट दिस दोस, ये सेकंड नंबर पे आपके डिटरमिनर्स होते हैं। पजेसिव डिटरमिनर्स थर्ड नंबर पे आपके डिटरमिनर्स होते हैं। इन तीनों को मिला के मेन डिटरमिनर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? मेन डिटरमिनर्स होते हैं ये हमारे। इसके बाद आता है क्वांटिफायर्स, इनको प्री डिटरमिनर्स या पोस्ट डिटरमिनर्स भी बोल सकते हैं। क्वांटिफायर्स को प्री डिटरमिनर्स भी बोल सकते हैं और पोस्ट भी, मतलब इनको इनके साथ लगाया जा सकता है। सेंटेंसेस में सिखाऊंगी, सब समझ आ जाएगा, डोंट वरी। इससे पहले समझ लेते हैं डिटरमिनर्स की जरूरत ही क्यों है ना? क्यों लिखते हैं हम डिटरमिनर को? डिटरमिनर्स हमको हाउ मच एंड हाउ मेनी का मतलब बताते हैं। मान लो मेरा कोई नाउन है, जैसे मैंने बोला एप्पल, ओके मेरा नाउन है एप्पल। अब इस एप्पल से पहले मैं कोई भी अप्रोप्रिएट डिटरमिनर लगा सकती हूँ। जैसे एन एप्पल बोल सकती हूँ, द एप्पल बोल सकती हूँ, एनी एप्पल बोल सकती हूँ, फ्यू एप्पल्स बोल सकती हूँ। तो अकॉर्डिंगली मैं कोई भी डिटरमिनर लगाऊंगी। उस डिटरमिनर को लगाने से हो क्या रहा है, मेरा नाउन मॉडिफाई हो रहा है, नाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल रही है ना? अगर मैंने बोला एन एप्पल तो एक एप्पल है, मैंने बोला मैनी एप्पल तो बहुत सारे एप्पल है। तो एप्पल के बारे में जानकारी मुझे किससे मिल रही है? डिटरमिनर से। यही डिटरमिनर का काम होता है, स्पेसिफाई करना। हाउ मच हाउ मेनी क्वांटिफायर से पता चलता है। बाकी की उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो बाकी के, जैसे माई एप्पल हो गया तो मैंने क्या लगा दिया? पजेसिव डिटरमिनर। दिस एप्पल, दैट एप्पल, दीज एप्पल, दोज एप्पल, तो क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। एन एप्पल, द एप्पल, आपका क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। आ गया समझ में? इस तरीके से हम डिटरमिनर्स को यूज करते हैं किसी भी नाउन से पहले। इतना क्लियर हो गया? चार तरीके के आपकी डिटरमिनर्स क्लियर हो गए। अब इन्हीं को एक एक करके समझना है और हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलो एक एक करके ये भी समझते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे पूछते जाना, कमेंट सेक्शन में आंसर्स में आप लोगों को देती रहती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, चलो सबसे पहले ए और एन का पंगा खत्म कर लेते हैं। आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ए एन दा को सबसे लास्ट में कराऊंगी। अभी आपको ए और एन के बारे में समझा देती हूँ। आपके पास में ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं। बिलीव मी ये ऑल आर इंपॉर्टेंट, मतलब कि एग्जाम में ना इन्हीं में से ही कुछ भी पूछा जा सकता है। सेंटेंस में यही वर्ड्स होंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं सारे के सारे। यहाँ पे आप सबसे पहले तो देख लो आपको इन सब के आंसर पता है कि नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दो, फिर मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट आंसर उनके क्या होने वाले हैं। आप बताना आपको सही लगा या गलत लगा। ठीक है, चलो यूनिवर्सिटी मैं बोलूंगी ए यूनिवर्सिटी। यूनियन मैं बोलूंगी ए यूनियन। वन आई मैन मैं बोलूंगी ए वन आई मैन। ईयर, ईयर से पहले मैं बोलूंगी ए ईयर। हॉर्स मैं बोलूंगी ए हॉर्स। यूरोप, यूरोप मैं बोलूंगी ए यूरोप। ठीक है, इधर आ जाते हैं। आवर, ओके आवर से पहले मैं लगाऊंगी एन।
ईयर, ईयर से पहले मैं लगाऊंगी एन। ऑर्फिन, ऑर्फिन से पहले मैं लगाऊंगी एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले मैं लगाऊंगी एन। अनइनवाइटेड गेस्ट, ओके, मैं लगाऊंगी एन। एमए स्टूडेंट, मैं लगाऊंगी एन। हो गया भाई, मेरी तरफ से तो हो गया। अब आप लोग मुझे बताओ, आपने इसमें से कितने सही करे और आपको क्या लगता है जो मैंने आंसर दिए हैं वो करेक्ट है या गलत है? कितने सही है कितने गलत है, आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे आंसर सारे सही हैं। जहां जहां मैंने ए लगाया है, जहां जहां मैंने एन लगाया है, वो सारे करेक्ट है। अगर आपने इसमें से कोई भी आंसर गलत किया है तो आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, और वही हम यहाँ करने वाले हैं। आपको बचपन से क्या सिखाया जाता है ग्रामर की क्लासेस में? आपको बताया जाता है कि भाई जब भी कोई भी वर्ड ए से शुरू हो, है ना, ई से शुरू हो, आई से शुरू हो, ओ से शुरू हो, यू से शुरू हो, ये क्या बोला जाता है इनको? हम इनको बोलते हैं वाउल्स, बोलते हैं ना, वॉवेल नहीं बोलते, वाउल्स बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन सही कर लेना। तो उससे पहले हमें लगाना है एन। इससे पहले हमें क्या लगाना है? एन। यही सिखाया जाता है आपको भाई। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ये क्या था? आई, है ना, इंक, ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वाउल्स है, इनसे पहले हमें एन लगाना है। ठीक है, अभी चलो करेक्ट है। फिर आपको बताया जाता है कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स बचे हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हो गए आपके? कॉन्सोनेंट्स क्या हो गए आपके? बचे हुए ए टू जेड वाउल्स को हटा के, बी सी डी एफ जी एच, बाकी का सारा, ठीक है, उससे पहले आपने ए लगाना है। बात सही है, यही सिखाया गया है, सिखाया सही गया है। बट यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर मैं इस लिस्ट के हिसाब से चलती हूँ तो यूनिवर्सिटी और यूनियन से पहले मुझे एन लगाना था, क्योंकि यू से पहले एन लगता है, राइट। ऐसे ही ओ वन आई मैन से पहले मुझे ए लगाना था, एन लगाना था। आई से ई से किसी से भी पहले मुझे क्या लगाना होगा? एन लगाना होगा। कॉन्सोनेंट से पहले मुझे ए लगाना होगा। देखो यहाँ कॉन्सोनेंट में एच है, कॉन्सोनेंट में एम है, लेकिन मैंने क्या लगाया है? ए नहीं लगाया, एन लगाया है। तो दिमाग चलाओ थोड़ा कि मैं कहाँ पे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये सारे आंसर सही है तो रूल क्या है? रूल कब चेंज हो गया मैम? रूल शुरू से ही वही है, बस आपको समझाते टाइम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज जो देनी थी वो शायद आपको टीचर्स ने नहीं दी, और उसी वजह से आप सारे मिस्टेक्स करते हो। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। वाउल्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है आप इनको स्वर और व्यंजन के हिसाब से समझें, ना कि वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के हिसाब से। तो इंग्लिश को थोड़ा दूर रखते हैं और हिंदी में इसको समझते हैं। स्वर आपको पता होंगे हिंदी में क्या होते हैं? अ आ ई ओ ऊ ए अ, राइट। इनको हमको ध्यान में रखना है, मतलब छोटा आ छोटी, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी है, और छोटा ओ बड़ा ओ। इनको ध्यान में रख के हमको ये वर्ड सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा क्या होता है? का खा गा गा घा, चा छा जा जा झा, ये सारे क्या हो गए? हमारे व्यंजन हो गए। कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स को छोड़ देते हैं, स्वर और व्यंजन का देखते हैं। अब देखो साउंड पे ध्यान देना, साउंड पे। साउंड वाइज अगर आपका कोई भी वर्ड स्वर से शुरू हो रहा है तो आपने एन लगाना है। साउंड वाइज आपका कोई भी वर्ड अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है तो आपने ए लगाना है। क्लियर हो गया? क्योंकि इंग्लिश में ई लेटर को ई के हिसाब से प्रोनाउंस भी किया जा सकता है, ए भी बोला जा सकता है ना, य भी बोला जा सकता है। जैसे आप यहाँ देखोगे यूरोप में य ई है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या बन रही है? यूरोप। तो हम इंग्लिश को नहीं यहाँ पे देखेंगे, हम व्यंजन और स्वर को देखेंगे, क्योंकि हिंदी में ई का मतलब ई ही होता है ना। तो अभी इस साउंड के हिसाब से हम लोग इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो भाई, यूनिवर्सिटी वाउल है, हमें वाउल से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी? यूनी, ऐसे शुरू करूंगी ना। वर्ड, हिंदी इतनी बुरी नहीं है मेरी, सिटी, यूनिवर्सिटी ऐसे प्रोनाउंस करूंगी इसको। देखो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? य आ रहा है, तो य व्यंजन है, मैं ए लगाऊंगी। सेम गोज विद दिस यूनियन, यू मात्रा नहीं देखनी है, य व्यंजन देखना है। क्या आएगा? ए, सॉरी व्यंजन में क्या आएगा? ए। वन आई मैन, कहने को यहाँ ओ है, ओ की प्रोनाउंसिएशन अगर ओपन होती, ऑरेंज होती, बात सही थी, एन लगा देते, लेकिन यहाँ ओ की प्रोनाउंसिएशन है वन, इसीलिए मैंने बोला व्यंजन देखो। प्रोनाउंसिएशन में, हिंदी प्रोनाउंसिएशन में व्यंजन क्या आ रहा है? व से पहले ए आएगा। ईयर, अब देखो आप इसको ईयर प्रोनाउंस करते हो तो आपकी गलती है, ये ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है। ओके, ईयर तो ये होता है, ये वाला, ये वाला, ये है ईयर। ओके, तो ईयर, तो ईयर से आपका ये बन गया ए।
आज मैं एबीसीडी सिखा रही हूँ आप लोगों को। चलो सो अभी आया आपका एच है। अच्छा इसकी भी प्रोनाउंसिएशन देखो, इसको एच नहीं पढ़ते, एच नहीं पढ़ते, एच पढ़ते हैं, एच, एच डी। ठीक है, तो एच में आपका आया हॉर्स, राइट। तो ये एच की प्रोनाउंसिएशन हॉर्स है, इसीलिए हमने ए लगाया। लेकिन यहां एच की प्रोनाउंसिएशन हावर नहीं होती, आवर होती है। तो एक तो आपको प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए करेक्ट, और उसके अलावा व्यंजन देखो, आवर, आवर। तो मैं इसको देखो कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी आ वर्ड। आप देखो क्या आ रहा है आगे, स्वर आ रहा है। ये देखो ई यर, क्या आ रहा है आगे, ई आ रहा है। ऑर्फन, ओ ऐसे बनेगा, है ना। अम्ब्रेला, यूनी यूनाइट, सॉरी अनइनवाइटेड गेस्ट, अन, आगे बढ़ाते जाओ, इनवाइटेड गेस्ट, आगे का लेटर देखते जाओ हर बार। एम ए, कितना इंटरेस्टिंग है। कहने को ये माँ है, मतलब एम है, लेकिन इसकी हम लिखेंगे ना जब इसको हिंदी में, तो कैसे लिखेंगे, एम। क्या आया आगे, ए, छोटी ए आया समझ में। तो ये हो गया आपका एम ए। तो अब ये सारे लेटर अगर आप देखोगे ना, वर्ड्स के जो लेटर है स्टार्टिंग के, वो क्या है, स्टार्टिंग वाले अ है, ई है, ऊ है, ऊ का तो कोई नहीं था, ए है, अ है ना। अब यहाँ वाले देखो सारे, यूनिवर्सिटी का या आ गया, यूनियन का या आ गया, वन आई का व आ गया, ईयर का या आ गया, हॉर्स का ह आ गया, यूरोप का फिर से या आ गया। आया समझ में। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आर्टिकल ए और एन को हमको साउंड के बेसिस पे देखना है, ठीक है, या फिर हिंदी स्वर और व्यंजन के हिसाब से देखना है। या तो साउंड के बेस पे देखो, प्रोनाउंसिएशन में क्या निकल रहा है, या हिंदी स्वर और व्यंजन के हिसाब से देखो। कॉन्सोनेंट वाउल्स की तरफ से देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये जो हमें पढ़ाया गया था पहले, ये सही है लेकिन ये 100% सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश के जो वर्ड्स लेटर्स होते हैं वो वही प्रोनाउंस करते ही है जो उनको करना है ना। मैंने यू को ओ प्रोनाउंस करने के लिए रखा है, अ प्रोनाउंस करने के लिए रखा है, नहीं वो तो या बन जाएगा, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी चीज का आपने ध्यान रखना है। आया समझ में। आई होप आज आपको ये ए और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है ना तो मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैम आज तो मजा आ गया, ये चीज हमको अच्छे से समझ आ गई। चलो भाई ये क्लियर, ऑल राइट। इसके बाद में अब हम दूसरे डिटर्मिनर्स की बात कर लेते हैं। दा भी आपका रह गया है, दा थोड़ा लंबा है तो आखिर में कराऊंगी। उससे पहले ए एन हम कर चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव कर लेते हैं, पजेसिव कर लेते हैं, क्वांटिफायर्स कर लेते हैं, उसके बाद में आज हम द करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलो डेमोन्स्ट्रेटिव की बात कर लेते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चारों हैं आपके पास में। अब इसका क्या है, सिंपल सा फंडा है। अगर आपके पास कोई चीज है, आप बोलिए दिस सिंगुलर, दिस सिंगुलर, दूर कुछ है तो दैट, प्लूरल आसपास कुछ है बहुत सारी चीजें तो दीज, बहुत सारी चीजें दूर कहीं हैं तो दोज। तो दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज अ पेन, दैट इज अ फैन, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये बहुत इजी है, सबसे इजी यही होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना। आई डोंट वांट टू सिट एट दिस चेयर, इस वाले इंडिकेशन होता है बेसिकली। क्या होता है, इंडिकेशन। आप डायरेक्शन इंडिकेट कर सकते हैं, ये वो, ये है इनकी हिंदी, ठीक है। आई वॉन्ट दैट चेयर, ये वाली चेयर चाहिए, वो वाली चेयर चाहिए, ये वो, राइट। ऐसे ही दीज पीपल, वो लोग, एंड दीज पीपल, ये लोग, दोज पीपल, वो लोग। क्लियर हो गया। तो डेमोन्स्ट्रेटिव इजी है, एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। एक्सरसाइज होगी लास्ट में, अगर उसमें कुछ होगा डेमोन्स्ट्रेटिव तो प्लीज लगाना। अच्छा चलो अब उसके बाद बात कर लेते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स की। क्या होते हैं पजेसिव, आई का माई, ओके, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। दे का देयर की स्पेलिंग बताओ जरा, कौन सी वाली होगी, ये वाली या ये वाली। यहां लिखी हुई है ऑब्वियसली, ये देयर वाला जो होता है वो यहाँ वहां वाला होता है, हमारी स्पेलिंग होगी ये देयर, ठीक है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको फिर से क्लियर कर दिया यहाँ पे। सो पजेसिव केस में क्या रहता है, यही पजेसिव केस है, इसी को एडजेक्टिवल भी कहते हैं कभी कभी, ओके, एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, सब सेम ही है, पूरी ग्रामर एक ही है। तो अभी यहाँ पे आपने किसी भी चीज को, जैसे ये पेन है, ठीक है, दिस इज अ पेन बोल सकती हूँ, दिस इज अ पेन, यस मैंने बोल दिया। मैं ये भी कह सकती हूँ दिस इज माई पेन, मेरा पेन है, पजेस कर रही है उस चीज को, मेरी है, राइट। उस पजेसिवनेस को दिखाने के लिए मुझे पजेसिव डिटर्मिनर लगाना पड़ता है। तो यही मेरा क्या बन जाएगा, पजेसिव डिटर्मिनर बन जाएगा। दिस इज माई बुक, हिज नेम इज जॉनी, हिज नेम उसका नाम, हर ड्रेस इज दिस, द डॉग लिव्ड, इट्स गुड, इट्स किसके लिए आ गया, द डॉग के लिए,
है ना, जो चीजें मतलब ह्यूमन बीइंग को नहीं, हम एनिमल्स को क्या इट से डिनोट करते हैं, तो हिज डॉग के साथ में हिज नहीं लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। क्लियर हो गया भाई आपका ये पॉजेसिव केस का सिस्टम। तो ये हो गया आपका तीसरा डिटरमिनर। अब बचा आपका क्वांटिफायर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अगर आएगा तो या तो ए एंड द में से आएगा, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आ तो ये भी सकता है, या फिर आपके क्वांटिफायर्स पूछे जाएंगे। शुरू करें क्वांटिफायर्स की कहानी भाई। ठीक है, चल देखो, अब क्वांटिफायर्स बड़े मजेदार हैं, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्वांटिफायर्स अगर आप न्यूमेरिकल वाइज देखें तो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। क्वांटिफायर में हमारे पास में दो तरीके के न्यूमेरिकल होंगे। एक होगा हमारे पास में कार्डिनल न्यूमेरिकल्स, मतलब कि नंबर्स, और दूसरा होगा हमारे पास में ऑर्डिनल नंबर्स। अब कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस क्या है देखो, तुम्हें यहाँ दिख जाएगा। कितने होशियार बच्चे समझ चुके हैं ऑलरेडी मुझे बता दो, फिर भी नहीं है तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी। लिख दो एग्जाम्पल, 1 2 3 4, 4 एग्जाम्पल लाइन। देखो बताओ, खुद से सीखो, पढ़ो और समझो। मैंने आपको क्या बोला, वीडियो को बनाने से पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च करके, पुराने क्वेश्चन पेपर देख के, सैंपल पेपर देख के आई हूँ कि एग्जैक्टली जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ क्या रहा है, उसी हिसाब से मैंने लिखी है ये। ठीक है, सो डोंट फील कि अभी और भी पढ़ना रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, ये सब यही है, दैट्स इट, ये ही है, दैट्स इट। ओके, चलो बताओ। 1 2 3 आपके कार्डिनल नंबर होते हैं, जहां पे आप किसी चीज की क्वांटिटी बताते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहां आप एक ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर, फर्स्ट आया क्लास में, सेकंड आया लाइन में, थर्ड आया उस मैच में, ये ऑर्डर हो गया, सीक्वेंस हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। और 1 2 3 4 क्या हो गया, ये क्वांटिटी हो गई आपकी। क्वांटिफायर्स का मतलब ये होता है क्वांटिटी एंड अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ समथिंग या फिर अमाउंट ऑफ समथिंग। क्वांटिटी काउंट कर सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर अमाउंट है मेजर कर सको तो अमाउंट भी हो सकता है। तो क्वांटिफायर्स का काम ही होता है क्वांटिटी एंड अमाउंट बताना, पहली बात तो। दूसरा, अब इन्हीं को हमने नंबर के थ्रू भी बता सकते हैं। जैसे मेरे को क्वांटिटी बतानी है, कितने पेन, 1 पेन, कितने पेन, 10 पेन। ओके, या फिर मैं बोलूंगी तुम क्लास में क्या पोजीशन पे आए हो, आप लोग में फर्स्ट आया, सेकंड आया, तो ये आपका ऑर्डर पता चल रहा है। तो दोनों ही कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आपके किस में आ जाते हैं, क्वांटिफायर्स में आ जाते हैं। क्लियर हो गया। अब आप नेट पे सर्च करोगे तो कहीं इनको अलग तरीके से दिखाया होगा, कहीं इनको मेन डिटर्मिनर के हिसाब से दिखाया होगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ध्यान रखो, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए काफी है और वही सही है। एग्जाम्पल देख लें, ही कैन ओनली टेक आउट 3 टॉयज, मतलब कि वो क्या कर सकते हैं, 3, क्वांटिटी बता दी। लीना नीड्स 4 न्यू ड्रेसेस, क्वांटिटी बता दी। अब देखो नीचे वालों में ऑर्डर होगा, आई केम सेकंड, मैं दूसरे नंबर पे आया, ऑर्डर सीक्वेंस है ना। या फिर आई एम 6 इन द लाइन, लाइन में मैं 6 नंबर पे खड़ा हुआ हूँ, तो ये आपके हो गए कार्डिनल, ये हो गए आपके ऑर्डिनल। क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाँ चांसेस है, कभी कभी आ जाते हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी की। तो देखो, जैसे मैंने आपको डेफिनेटली कोई चीज बतानी होगी तो मैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी बोल दूंगी, है ना। लेकिन ये तो मेरा डेफिनेट में चला गया। डेफिनेट मतलब सच है, दिख रहा है, समझ आ रहा है। इनडेफिनिट क्या हो गया, ऑपोजिट टू दैट, है तो सही पर हमें नहीं पता कितनी। जैसे मैं बोलूंगी सम मिल्क, राइट। अब आप बताओ मुझे सम मिल्क में कितना मिल्क, मैंने क्या बताया, 1 kg बोला, 2 kg बोला, 500 ग्राम बोला, क्या बोला मुझे खुद नहीं पता, मैंने बोला सम, राइट। तो आपको जो सम अमाउंट है वो इनडेफिनेट डिटरमिनर में काउंट होगा, इनडेफिनेट क्वांटिटी होगी। 1 पेन चलेगा, मैनी पेन में कितने हुए, 100 हुए, 200 हुए, 300 हुए, 400 हुए, कितने पेन नहीं पता ना। 1 इज डेफिनेट एंड मैनी, सम, एनी, जितने भी लिख रहे हैं यहाँ पे, मोर, मच, इनफ, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, सेवरल, मोस्ट, दिस, दैट, ये सब कुछ आपका क्या हो गया, ये सारा आपका इनडेफिनेट डिटरमिनर्स में चला जाएगा। इनडेफिनेट क्वांटिटी बता रहा है और यही इंपॉर्टेंट है, ये ही है जो आपने पढ़ना है बच्चों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मैं कुछ आपको पहले समझा देती हूँ क्या क्या है, फिर इसको अच्छे से करेंगे। एक इसमें आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव, एक तो मैंने इंडेफिनिट में आपको बता दिया, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे इसको ऐसे समझो कि चॉकलेट का पैकेट है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स वहां यूज हो सकते हैं, ईच, एक एक में दे दो, एवरी, सबको दे दो, ऑल, बाकी सबको दे दो, इधर इसको या उसको, इसको दो या इसको दो, दोनों को नहीं दोगे तो ये हो गया इधर, और ना इसको दो ना इसको दो, ये हो गया नीदर। तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बोला जाता है। क्लियर हो गया, मतलब कि आप, मैंने आपको जिस तरह से समझाया आपको समझ, आई एम श्योर आ गया होगा। कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स वहां काम आएंगे। चलो, डिफरेंस में अनदर एंड अदर दो आते हैं, और कंपैरेटिव में मोर, लेस, फ्यूअर, जहां भी कंपैरिजन हो मोर भी आ जाएगा,
लेस भी आ जाएगा, लेस इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कम, है ना। और आपका फ्यूअर भी आ जाएगा, फ्यू का क्या हो जाता है प्यूअर। तो ये आपके क्या है, ये कंपैरिजन के लिए है। अब ये तीनों डिटर्मिनर्स वहां यूज किए जाते हैं जहां आप कंपैरिजन कर रहे हो। देखो मोर क्या है, मच का कंपैरेटिव है, मच, मोर, मोस्ट। हमें कंपैरेटिव चाहिए तो हमने मोर उठा लिया। लेस क्या है, लिटिल का है, लिटिल, लेस एंड लीस्ट। अब देखो जो लेस है ना, लोग बच्चों को लगता है कि ये सिंपल पॉजिटिव डिग्री है, लेस कंपैरेटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव तो लिटिल थी, लिटिल लेस, ओके, एंड देन प्योर, फ्यू, प्योर, फ्यूएस्ट। तो हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्रीज उठाई है हर एडजेक्टिव की। क्लियर हो गया भाई। तो देखो ये हमारे डिटर्मिनर्स हैं जो टोटल हमने अभी तक करे हैं, और इन्हीं को अभी हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। बाकी द और आपका लास्ट में एक्सप्लेन होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो। ये जो मैंने आपको लिख के दिया है ना, नंबर वाइज एक बार देखो, आपको रिवाइज कराती हूँ। नंबर वाइज हमने क्या है, पहले डेफिनेट पढ़ा, 1 और 2 और फर्स्ट और सेकंड, जो कि हमें नंबर के थ्रू डेफिनेटली अमाउंट समझ आ जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा ऐसा अमाउंट जो हमें समझ नहीं आएगा, वो हमने किस में पढ़ा, इनडेफिनेट नंबर और क्वांटिटीज में। ठीक है, ये है सारे क्वांटिफायर्स ही। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन वाले कुछ क्वांटिफायर्स पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस वाले कुछ क्वांटिफायर्स पढ़े, और उसके बाद में कंपैरेटिव वाले। तो टोटल कहीं पे एक नोटबुक में लिख लो, वहां स्टार्टिंग से लेके 1 2 3 से लेके यहाँ तक के सारे लिख लो, ताकि आपको पता चल जाए ये सब क्वांटिफायर्स होते हैं, राइट। और क्वांटिफायर्स भी डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट है। तो टोटल सब समझ जाओ, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इनको एक एक करके समझने वाले हैं। और जो मैं यहाँ लिख के लाई हूँ ये आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो एग्जामिनर होगा वो बड़ा स्मार्ट है, वो आपको पता है क्या करेगा, गलती से वहां सम लिख के दे देगा एरर करेक्शन में, और आपको वहां एनी लगाना होगा, या एनी लिखा मिलेगा और सम लगाना होगा। पर आप वो लगाओगे कैसे, आपको रूल पता होना चाहिए। तो रूल क्या कहता है, आपको रूल सम और एनी का बताता है कि देखो दोनों ही क्वांटिफायर्स हैं, दोनों ही इनडेफिनिट है, मतलब हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट क्या अमाउंट है, और दोनों ही अनकाउंटेबल के लिए यूज होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होंगे, मतलब कि गिन नहीं सकते। लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट बोले, एफर्मेटिव स्टेटमेंट बोले, तो वहां आपने सम लगाना है, और जब आप नेगेटिव स्टेटमेंट बोले या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बोले, वहां आपने एनी लगाना है। ठीक है, सम एंड एनी। सम किस में आ गया, एफर्मेटिव में, एनी किस में आ गया, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कोई भी काउंटेबल चीज, अनकाउंटेबल चीज ले लीजिए आप, मैंने बोला वाटर, ओके, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं। राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे थोड़ी ना, वो तो केजीज में आएगा, जैसे वाटर लीटर्स में आता है, मिल्क लीटर्स में आता है, तो काउंट नहीं कर पाओगे जिन चीजों को, वहां आपने सम लगाना है। आई वॉन्ट सम वाटर, मैं क्या बोलूंगी, आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अब मैम उसको नेगेटिव में कैसे करोगे, मैं बोलूंगी आई डोंट वॉन्ट एनी वाटर, सम नहीं लगाऊंगी। या फिर मैं पूछूंगी इज देयर एनी वाटर अवेलेबल इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में थोड़ा पानी है। तो इसी सेंटेंस में जब मैं यूज कर रही हूँ वाटर, अनकाउंटेबल नाउन को, उससे पहले मैं सम भी लगा रही हूँ और एनी भी लगा रही हूँ। बट डिफरेंस पता चला, मेरे एफर्मेटिव सेंटेंस में आई वॉन्ट सम वाटर में मैंने सम लगाया, इज देयर एनी वाटर इन द फ्रिज में मैंने एनी लगाया, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो एग्जांपल के साथ में आप भी मेरे साथ सॉल्व करो। रूल आपको समझ आ गया है, सम आपका एफर्मेटिव में लगेगा, एनी आपका किसी क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा। आप कर पाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे। क्या लिखोगे, देयर इज मिल्क इन द बॉटल, एनी या सम, क्या लगाओगे, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या लगाओगे। हम लगाएंगे देयर इज सम मिल्क इन द वाटर, देयर इज नॉट सम मिल्क इन द वाटर, कितना गंदा लग रहा है, देयर इज नॉट सम मिल्क इन द वाटर। हम बोलेंगे देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द बॉटल। इसी को इंट्रोगेटिव बना दूं आपके लिए, अभी के अभी देखो कैसे बनाएंगे। हम बोलेंगे, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर, अरे कहाँ होगा, यहाँ हो गया। चलो, इज देयर, आप आंसर दीजिए मुझे फटाफट से, क्या बोलेंगे आंसर बताओ जल्दी से। मिल्क इन द बॉटल, क्या बॉटल में थोड़ा सा दूध है। इज देयर एनी मिल्क इन द बॉटल, इज देयर सम मिल्क इन द वाटर, मेक्स नो सेंस, राइट। इज देयर एनी मिल्क इन द वाटर, मेक्स सेंस। तो आपको इजी हो गया सम और एनी समझना, सम एफर्मेटिव, एनी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट करते हैं।
अच्छा, फिर आपका आता है मच एंड मेनी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल। देखो मैं आपको ये ना इस तरीके से समझा रही हूँ कि आप एग्जाम के क्वेश्चंस कर पाओ, नहीं तो बाइबल तो मैं भी आपको पूरी दे सकती हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है। इतना समझो जो एग्जाम में आएगा और वहां गलती नहीं हो। इतना सारा समझिए, एग्जाम में गलत कराए तो क्या ही करा। तो एग्जाम में क्या आता है, ऐसे आता है, क्या आता है, मच एंड मेनी का आता है। तो मच कहाँ यूज होगा, मेनी कहाँ यूज होगा, एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, समझते, अच्छा एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, समझते जाना, ठीक है। सो मेनी किस लिए यूज होता है, काउंटेबल चीजों के लिए, और जो प्लूरल होती हैं। और मच किस लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल चीजों के लिए, और वो चांसेस है कि सिंगुलर भी हो सकती है। तो अगर मैं बोलना चाहूंगी कि भाई मुझे कोई सोल्यूशन मिल गया है, एक मिला, दो मिला, तीन मिला, काउंटेबल है, तो मैं बोल सकती हूँ मैनी सोल्यूशन। क्या बोल सकती हूँ, मैनी सोल्यूशन। लेकिन अगर वही चीज हो गई, मिल्क है, मैं काउंट ही नहीं कर सकती, तो मैं बोलूंगी मच। सो शी एक्सीडेंटली एडेड टू मच मिल्क इन द रेसिपी, ठीक है। टू मच मिल्क, मच मिल्क। अब यहीं पे सिंपल है, वही सम और एनी वाला भी आप केस यहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल सिखाने के लिए था। काउंटेबल में मैनी लगाना, अनकाउंटेबल में मच लगाना, मैच और मैनी। आई होप क्लियर हो गया। ये फिर भी कंपैरेटिवली इजी है, सम और एनी से है ना, ये तो सबको ही पता होता है। ये वाला वो भी मेरी प्लूरल ही होगी। क्लियर हो गई ये वाली बात आपको। तो जब मैं बोलूंगी ऑल डॉक्टर्स आर स्मार्ट, all teachers are intelligent, all boys in the class, all the boys in this class, the लगाइए मत लगाइए, वो मतलब that's a different matter, but दोनों सही होते हैं। all the boys in this class are naughty, all the girls in this class are beautiful। तो आपने नोटिस किया स्ट्रक्चर, मैंने बोला all के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब मैंने लगाई है वो भी मेरी प्लूरल है, और जो नाउन मैंने लगाया है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑल द पेजेस आर येलो एंड ओल्ड, तो ये आपको समझ आ गया, नाउन प्लूरल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। यही आपको समझना है, स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द मीनिंग। मीनिंग तो समझ आ गया सारे के सारे, हर कोई, है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एवरी की। एवरी के साथ में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ऑल के साथ में हमने प्लूरल प्लूरल लगाया, यहाँ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। एवरी अगर हम किसी सेंटेंस में लिखते हैं, एवरी का मतलब पहली बात तो हो क्या गया, प्रत्येक, हर कोई। एवरी डॉक्टर, अब देखो मैंने बोला ऑल डॉक्टर्स, एवरी डॉक्टर। all teachers, every teacher, all doctors are smart, every doctor is smart। तो बात उन सबकी ही हो रही है, लेकिन जब मैं all लगाती हूं तो एज अ ग्रुप, एज अ होल बात कर रही होती हूँ, और जब मैं एवरी लगाती हूँ तो इंडिविजुअली एक एक पे अटेंशन देके बात कर रही होती हूँ। क्लियर हो गया। चलो, तो मैं बोलूंगी एवरी, एवरी के साथ जो नाउन लगेगा मेरा, वो नाउन मेरा होगा प्लूरल, सॉरी सिंगुलर। नाउन मेरा कैसा होगा, सिंगुलर। और इसके साथ में जो मेरी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी होगा, जैसे यहां लिखा था एवरी चाइल्ड नीड्स, नीड्स मेरी मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म हो गई, तो वो भी मेरी क्या होगी, सिंगुलर होगी। देखो, अब चाइल्ड क्या है, चिल्ड्रन का ही सिंगुलर है, ध्यान रखना। प्लूरल चाइल्ड चिल्ड्रन होता है, सिंगुलर चाइल्ड होता है, तो ये सिंगुलर ही लिखा है, और नीड्स भी मेरा सिंगुलर। क्लियर हो गया ये वाला। अब बात करते हैं ईच की। अब देखो आपके एग्जाम में ईच से ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है ईच ऑफ द वाला सिनारियो। तो अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ईच स्टूडेंट का रूल अलग है, वो मैं आपको नहीं सिखा रही, मैं आपको ईच ऑफ द वाला रूल सिखा रही हूँ। कौन सा वाला, ईच ऑफ द या ईच ऑफ माई, कुछ भी बोलो उसको, ईच ऑफ द, ईच ऑफ माई। तो अगर मैं यहाँ पे ईच लिखती हूँ, अच्छा कलर चेंज कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर ईच लिखती हूँ, येलो ले लें, ईच, EACH, ईच ऑफ द या ईच ऑफ माई, दोनों में से कुछ भी। माई से मतलब हो गया कोई भी, ईच ऑफ योर, ईच ऑफ देयर, कुछ भी, ठीक। ईच ऑफ वाला अगर मैं सिनारियो यूज करती हूँ, इसके साथ में मैं क्या करूंगी, जो मेरी नाउन होगी वो मेरी प्लूरल होगी। क्या होगी, प्लूरल। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे भी नाउन प्लूरल थी, यहाँ पे भी नाउन प्लूरल होगी, याद कर लेना इन चीजों को अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। नाउन जो होगी वो मेरी प्लूरल होगी, और जो मेरी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। जो मेरी हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर हो गया, आ रहा है समझ में। आई होप आपको सभी दिख रहा होगा जो जो मैंने लिखा है। तो एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन केस कभी भी कंफ्यूजन होगी तो ये तो समझ ही लेना जितना मैं यहाँ पे आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। क्या सिखाया मैंने आपको, रिवाइज कर दूं आपके लिए। ऑल वाले सिनारियो में नाउन भी प्लूरल होता है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होती है, ऑल डॉक्टर्स आर स्मार्ट। एवरी वाला सिनारियो में आपका नाउन भी सिंगुलर होता है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है, तो मैं बोलूंगी एवरी डॉक्टर इज स्मार्ट।
ईच वाले सिनारियो में अगर हम ईच ऑफ द डॉक्टर्स बोलेंगे तो मेरा जो डॉक्टर्स है वो प्लूरल होगा, मतलब नाउन प्लूरल होगा, फिर मैं बोलूंगी इज, ईच ऑफ द डॉक्टर्स इज स्मार्ट। क्लियर हो गया। अब ईच वाला जो रूल है ना, मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार, ये ईच ऑफ द मैंने सिखाया है, और जो ईच का रूल होता है ना उसके हिसाब से हम ईच स्टूडेंट ही बोलेंगे, ईच स्टूडेंट, ये अलग रूल है, हम इसकी आज बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्टली ये आता है ईच ऑफ द वाला, ईच स्टूडेंट इज स्मार्ट, ये मैं बोल सकती हूँ, ये भी सही है। ठीक, तो एक रूल ये है ईच का और दूसरा रूल ये है ईच का। ठीक, दो रूल अलग अलग है ईच के, तो ये ईच ऑफ द वाला रूल मैंने आपको सिखाया क्योंकि यही आपके एग्जाम में आता है। अच्छा, अब आप बोलोगे मैम अगर ये वाला रूल है तो ये और एवरी तो सेम ही हो गया, तो सिंपल है, जब दो लोगों की बात हो तो वहां आप ईच लगाइए, दो की मतलब कम से कम लोगों की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैं पेरेंट्स की बात बोलूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी एवरी ऑफ द पेरेंट्स, मैं बोलूंगी ईच ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स में दो हैं, मम्मी पापा, है ना। तो मैं क्या अच्छा लग रहा है बताओ, एवरी ऑफ द पेरेंट्स या ईच ऑफ द पेरेंट्स, क्या अच्छा लग रहा है, ईच ऑफ द पेरेंट्स। तो दो लोग हो, दो से थोड़े हो आसपास, तो आप उसको ईच में कन्वर्ट करिए। अगर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो आप एवरी में, एवरी पर्सन इन दिस हाउस, ईच ऑफ द फ्रेंड्स दो हैं तो, ईच ऑफ द पेरेंट्स दो हैं तो ये डिफरेंस है ईच और एवरी में, जो कि बहुत माइन्यूट है, लेकिन ईच ऑफ द वाला डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों रूल आपको याद हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी से फटाफट से मुझे बताओ, ये तीनों रूल याद कर लो, ये आपके एग्जाम का बच्चों पार्ट है। ठीक है जी, चलो, ऑल एवरी ईच एग्जाम्पल्स आपको मैंने तीन दे दिए हैं, इनको देखो, इनसे समझो और इसको कंप्लीट करो। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एवरी सॉरी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को इसमें डाउट है। अच्छा, इसमें अभी ना देखो क्या है कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू सब सेम ही हो गया, क्योंकि वो हो गया आपका अनकाउंटेबल में, ये हो गया आपका काउंटेबल में। फ्रेंड्स है तो फ्यू, पानी है, मिल्क है तो लिटिल। ठीक, इतना ध्यान रखना, रूल सेम ही रहेगा, वो मैं आपको भी समझा देती हूँ। ये देखो आपके सामने आ गया है इसका अ फ्यू द फ्यू के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में चाहिए। कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स है जिनको आपको याद रखना है, उन कीवर्ड्स के बेसिस पे ही आपको ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। हार्डली एनी मतलब जीरो, हार्डली एनी का मतलब क्या हो गया, जीरो। तो अगर मैं बोलूंगी देयर आर फ्यू बिस्किट्स लेफ्ट इन द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर मुश्किल से एक होगा या आधा होगा या दो होंगे, तो हार्डली एनी एक जीरो साउंड क्रिएट करता है, जिसमें हम बोलेंगे देयर आर फ्यू बिस्किट्स। अगर मैंने अ फ्यू बोला तो मेरे स्टेटमेंट में थोड़ी सी पावर आ जाएगी, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा। तो अगर मैं ये तो देखो मैंने कीवर्ड आपको बता दिया किसका, फ्यू के लिए। अ फ्यू का कीवर्ड आपके लिए क्या होता है, स्मॉल नंबर। अब ये स्मॉल नंबर दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, या हम इसको सम भी बोल सकते हैं, या इसको आप समझ लो ये पॉजिटिव साइड में चला जाता है। फ्यू हार्डली एनी, अ फ्यू थोड़ा सा, सम, ओके, सम पॉजिटिवली। तो मैं बोलूंगी देयर आर अ फ्यू बिस्किट्स इन द दिस टाइम इन द कंटेनर, तो इसका मतलब उसमें है पांच छह भी पड़े हुए हैं। तो अ फ्यू को ज्यादातर फ्रेंड्स के लिए यूज किया जाता है, पॉलिटिशियंस के लिए, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरीके का अगर सेंटेंस होगा तो वहां पे अ फ्यू होगा विद एक्सपीरियंस, ऐसा एग्जाम में आते हैं इस तरीके के सेंटेंस। या जैसे यहाँ आइडियाज लिखे हुए, मेरे पास तीन चार आइडिया आए दिमाग में, तो मैं बोलूंगी हियर आर अ फ्यू आइडियाज दैट माइट हेल्प यू, है ना। अगर नहीं होगा आई हार्डली हैव एनी आइडिया, आई हैव फ्यू आइडियाज, मैं ये बोल दूंगी ऐसे टाइम पे, है ना, अ फ्यू ना बोल के फ्यू बोल दूंगी, आई हैव फ्यू आइडियाज। तो ये स्टेटमेंट आपका हार्डली एनी में चला जाएगा, ये आपका थोड़ा सा पॉजिटिवली चला जाएगा। अच्छा, अब द फ्यू क्या होता है, द फ्यू आप वहां लगाएंगे जहां आपके पास एक क्वांटिटी तो है, मतलब कुछ तो है, लेकिन वो सारा का सारा वही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास 10 फ्रेंड्स हैं, मैंने उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया, तो मैं बोलूंगी आई इन्वाइटेड 10 फ्रेंड्स एंड द फ्यू फ्रेंड्स आई इन्वाइटेड हैव अटेंडेड माय पार्टी। जो 10 थे, थोड़े से थे, पर सारे के सारे मेरी पार्टी में आए। ठीक है, तो मेरे पास अगर 10 फ्रेंड्स है तो 10 के 10 आए, मेरे पास में अगर 10 स्टूडेंट्स है तो 10 के 10 मेरी क्लास में आए, तो वो हो गया द फ्यू। कोई नहीं आया, एक आया तो अ फ्यू, चार पांच आए तो फ्यू, लेकिन मैंने आपको कितने बताए थे, कितने स्टूडेंट्स है मेरे पास, 10, 10 के 10 आए तो वो द फ्यू हो जाएगा। क्वांटिटी कम है लेकिन है, ओके, सारी की सारी है, ये होता है द फ्यू। तो इसको कैसे लिखेंगे, नॉट मेनी, ऑफ कोर्स ज्यादा नहीं है पर है, स्मॉल नंबर ऑल दैट इज देयर, ये नट को हटा दो, स्मॉल नंबर ऑल दैट इज देयर, जितना है सारा का सारा आया। इसका एग्जाम्पल
क्या होगा? द फ्यू पीपल हु न्यू द ट्रूथ आर डेड। तो कुछ ही लोग थे जिनको सच पता था, वो भी अब नहीं है। ओके, तो द फ्यू पीपल, सो द फ्यू पीपल आई इनवाइटेड इन माई पार्टी केम टू मीट मी। कुछ को ही बुलाया था, बट सारे के सारे आए। तो ये होता है अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कीवर्ड्स को याद रखना, ऑल, दैट इज देयर, हार्डली एनी, नेगेटिव, सम, पॉजिटिव, और ये आपका हो गया स्मॉल नंबर, बट ऑल दैट इज देयर। ये आपके कीवर्ड्स है, इनसे आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे। चलो जी, कुछ और बचा है, वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे एक है हमारे पास में ईदर और नीदर के बारे में। आपको पता ही होगा, जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो ईदर लगाते हैं, पॉजिटिव में ईदर, नेगेटिव में नीदर। ईदर ऑफ यू। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी मजेदार है, ईच से अलग है ये। ईच में तो सबकी बात हो रही होती है एक एक करके, ईदर में या तो तुम या तो वो की बात हो रही होती है। सो अगर मेरे पास एक चॉकलेट है और मुझे ये किसी दो बच्चों में डिवाइड मतलब देनी है, तो मैं मतलब डिवाइड नहीं करना चाहती, पूरी देना चाहती हूँ, तो मैं बोलूंगी ईदर यू और यू विल गेट दिस। या तो तुमको मिलेगी या तुमको मिलेगी, और मुझे दोनों को ही नहीं देनी, तो मैं बोलूंगी नीदर यू नॉर यू विल गेट इट। क्लियर हो गया? तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका तो क्या है कि भाई देख लो, किसी एक को ही मिलेगी। सो ईदर टू रेफर टू टू थिंग्स, टू पीपल, टू सिचुएशंस, और उस कंडीशन में क्या रहेगा, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना रहेगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन देयर वर्क। अच्छा, इसमें आप स्ट्रक्चर याद कर लो। अगर हम ईद और लगाते हैं तो ईदर के साथ में ऑफ द बॉयज हैज आ रहा है, तो मतलब बॉयज हो गया हमारा प्लूरल और हैज हो गया हमारा सिंगुलर। तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल। और आपका हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। याद आ रहा है कुछ? ये कैसे कैसे था? ईच ऑफ द वाला था ना, सेम रूल है। ईदर ऑफ, ईच ऑफ, सेम ही रूल है। ठीक है जी, चल नेक्स्ट आपके पास में लास्ट बचता है अब द समझना, जो अब हम लोग करने वाले हैं। द डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होना है, बहुत सारी चीजें हैं। एक बार में इसको कवर करना मुश्किल है, तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार हम ए, एन और द को फिर से एज एन आर्टिकल समझने वाले हैं। ये तो डिटर्मिनर्स थे जो मुझे समझाने थे, इसको हम द वाले में समझेंगे। द, ए और एन फिर से समझेंगे आर्टिकल्स की तरह। तो दैट इज इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, जिसमें मैं आर्टिकल्स आपको फिर से पढ़ाने वाली हूँ। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।